Today we will discuss about Stokes law. Stokes law states that the viscous force acting on a small sphere falling through fluid. जब एक कंटेनर में क्या है ना फ्लूइड स्मॉल स्पीयर जब फॉल कर रहा है गिर रहा है तब जब फ्लूइड के अंदर में जाएगा तब विस्कस फोर्स एक्ट होगा। जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्पीयर। वो किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस का ऊपर में डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड मतलब जो स्मॉल स्फीयर नीचे गिर रहा है उसका कितना वेलोसिटी में नीचे गिर रहा है उसी का ऊपर में डिपेंड करता है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड हम लोग लिए रहेंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग विस्कस फोर्स को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस बाय द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ऑलरेडी बोल चुका है रेडियस, वेलोसिटी और तुम लोग का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऊपर में डिपेंड कर रहा है। पर डिपेंड तो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो हम लोग को नहीं पता, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिपेंड वाला लिख लिए। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से ना ये जो फिजिकल क्वांटिटी है रेडियस या फिर तुम लोग का वेलोसिटी ये सब का पावर पॉजिटिव रहेगा, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को तो पावर के बारे तो नहीं बोला, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना पावर ले लेंगे, हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं ए बी सी। बाद में पावर मिल जाएगा तब पता चल जाएगा पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। तो ये जो ए बी सी लिख लिए, इसका बाद आर टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, ईटा टू द पावर सी, इसको क्या करेंगे कंबाइनली लिखेंगे। लिख लिए। अभी क्या करते हैं ना ध्यान से समझो, इफ इक्वल्स टू को मैं प्रोपोर्शनल को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा दैट इज के, आर टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, ईटा टू द पावर सी। ठीक है, अभी क्या करना है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। के को लिख लेते हो, ओनली कांस्टेंट भी लिख सकते हो, नहीं तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक हो, उसके बाद दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, टेकिंग डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड और पुटिंग डायमेंशन फार्मूला ऑन बोथ साइड। बिल्कुल एफ, एफ क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम ए एल टी टू द पावर -2 लिख सकते हैं, m1 l1 टी टू द पावर -2। के इज कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं रहता है, कांस्टेंट ऑलवेज डायमेंशन लेस। ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। तो आर क्या हो गया? आर रेडियस, रेडियस इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो उसका क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला एल। वी क्या हो गया? वी हो गया तुम लोग का वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी -1। पावर कितना है वी का? बी है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। उसके बाद ईटा, ईटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका डायमेंशन फार्मूला है एम एल -1, m1 l-1 टी टू द पावर -1। ये होता है डायमेंशन फार्मूला ईटा का। अभी क्या करेंगे ना राइट हैंड साइड में डायमेंशन फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर ले। कैसे? एल का पावर ए है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद एल का पावर बी, एल का पावर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। टी का पावर -b मल्टीप्लाई करने से पावर है ना 1 सी, एल टू द पावर -c, टी टू द पावर -c। अभी क्या करेंगे ना सबको अरेंज करके लिखेंगे फिर से। पहले एम को लिख लेते हैं एम टू द पावर सी, एल को सब नज़दीक में लिख लेते हैं ए बी,
मेरे को बताओ एल कितना ठो है, 3 ठो है, मल्टीप्लाई होके उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, इस टी का भी पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस भी माइनस ही होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला है, दोनों साइड का एक करेक्ट रिलेशन का दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल। तो एम का पावर इधर जितना होगा इधर भी उतना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, एम का पावर इधर कितना है, सी है, इधर कितना है 1, सी इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद इधर कितना है एल का पावर, ए प्लस बी माइनस सी, इधर एल का पावर 1 है तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 1। ध्यान से समझो, एल का पावर जितना रहेगा इसका पावर के साथ इक्वेट करना। अभी हम लोग पुट कर सकते हैं ना, सी का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे पुट कर लो ना, -1 इक्वल्स टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, -1 उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद ये जो बी माइनस सी है ना, लिख लो, इधर का कितना है -2 है, टी का पावर इधर जितना रहेगा उसका साथ इक्वल होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सी हो गया -2, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू +2, सी का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बी कितना हो गया 2 - 1, बी इज इक्वल्स टू 1, बी का वैल्यू भी निकल गया, सी मिला बी मिला, अभी किसको निकालना है, ए को निकालना है, तो बी का वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट करें, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन, ए प्लस बी का वैल्यू को डालते हैं 1 इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 2 - 1, दैट इज ए इक्वल्स टू 2 - 1 1, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ए का वैल्यू 5 में, बी का वैल्यू 4 में, सी का वैल्यू 2 में, तो ये सब को लेके इक्वेशन 1 जो है हम लोग का यहाँ पे पुट करते हैं ये पावर में, यूजिंग इक्वेशन 2 4 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वेशन 1 ध्यान से देखो, एफ इक्वल्स टू के 8 टू द पावर 1, ए का वैल्यू 1 था, बी टू द पावर बी का वैल्यू कितना 1 है, ईटा टू द पावर सी टू, ईटा का पावर में कौन था, सी था, तो इसको क्या लिखेंगे ना 1 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के आर बी ईटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, if k is equals to 6 pi, then viscous force will be 6 pi r b eta। ये हो गया विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू।